बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे मैथ 641 के मॉड्यूल नंबर 31 को। आई आप सबको पिछले जो लेक्चर्स हमने 30 तक कर लिए हैं, आप सबको वो समझ आ गए होंगे। तो नेक्स्ट मॉड्यूल को हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो पीछे ही हमने अपने टॉपिक पढ़े हैं उन्हीं को नेक्स्ट हमने आगे लेके चलना है, उन्हीं की एग्जांपल्स को हमने देखना है। अभी हम पीछे रियल नंबर और कम्प्लेक्स नंबर को हम देख रहे थे कि ये कंप्लीट स्पेसेस बनाते हैं या नहीं, तो उन्हीं के आगे हमने एग्जांपल्स देखनी है। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है जी, कंप्लीटनेस की एग्जांपल ही है। पहले जो है वो हम रियल नंबर में देखेंगे कि ये कंप्लीट है या नहीं है, और फिर हम जो है वो कम्प्लेक्स नंबर में भी जो है वो देखेंगे। वी विल शो दैट आर एंड सी यानी कि रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर आर कंप्लीट। इन दिस मॉड्यूल वी विल शो only that R is complete metric space, which mean that every sequence in R is convergent in R and every Cauchy sequence is convergent। ठीक है, ये जो लाइन है ये आपकी इम्पोर्टेंट लाइन है कि हर जो सीक्वेंस होता है इन R में वो आपके पास क्या है, आपके पास कन्वर्जेंट होता है R में ही। जो भी सीक्वेंस आपके पास आर में होगा वो क्या होगा, वो आपका कन्वर्जेंट होगा उसी आर में। यानी कि अगर कोई आपके पास एक सीक्वेंस दिया हुआ है, रियल सीक्वेंस आपके पास एक दिया हुआ, ठीक है, तो आप उसको कहेंगे कि वो सीक्वेंस उसी जो फंक्शन आपको दिया हुआ उसी में वो कन्वर्जेंट भी है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो हमारे पास कहता है कि एंड एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, और जितने भी जो भी कॉची सीक्वेंस आपको दिया हुआ होगा वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके ज़्यादा हम प्रूफ वगैरह में नहीं जाएंगे। हम इसके जो लेमास यहाँ पे हमें दिए हुए हैं वो करेंगे, और इसकी जो डेफिनेशन है बेसिक हम वही करेंगे। ठीक है, लेमा नंबर 1 है, जो लेमा है एवरी कॉची सीक्वेंस इन अ मीट्रिक स्पेस इज बाउंडेड, दिस इज फॉर एवरी मीट्रिक स्पेस। यानी कि ये मीट्रिक स्पेस किसी भी तरह की हो सकती है। कोई भी मीट्रिक स्पेस अगर आपको दी हुई हो, चाहे वो रियल में हो, कॉम्प्लेक्स में हो, या फिर किसी भी तरह की कोई भी मीट्रिक स्पेस दी हुई हो, तो वो अगर कॉची सीक्वेंस हो मैट्रिक स्पेस में तो वो बाउंडेड होगा। ठीक है, बाउंडेडनेस की डिटेल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो बार बार एक ही चीज़ को हम रिपीट नहीं करेंगे। लेमा बी है कि इफ द कॉची सीक्वेंस हैज़ अ सब सीक्वेंस दैट कन्वर्जेस टू एक्स बार, यानी कि हमने ये पीछे भी पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है, ठीक है, अगर हमारे पास एक सीक्वेंस दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है, इस सीक्वेंस में से हम जो है वो कोई पॉइंट लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि हम 2 और 4 एक अलग इसका एक सब सीक्वेंस ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि एक आप ऐसे समझ लें कि जैसे सेट और सब सेट होता है, इसी तरह से हम एक सीक्वेंस का सब सीक्वेंस ले लेते हैं। तो जो ऑपरेशन हम पूरे सीक्वेंस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं वो हमारे पास अगर कन्वर्ज हो रहा है, तो जो हमने वहाँ से सब सीक्वेंस लिया हुआ होगा वो भी कन्वर्ज करना चाहिए। ठीक है, यही बात है कि जैसे हम सेट्स के ऊपर देखते होते हैं कि हमारे पास एक सेट है, ठीक है, ये हमारे पास एक सेट है 1 2 3, हम दोबारा वही लिख लेते हैं 1 2 3 हमारे पास एक सेट है, इसमें से कोई से 2 एलिमेंट हमने लिए, यानी कि 2 सेट्स हमने यहाँ से सब सेट इसके ले लिए। एक हमने 1 और 2 ले लिया, दूसरा जो सेट है वो हमने ले लिया यहाँ से 3। ठीक है, 2 अलग अलग हमने इसके सब सेट्स बना लिए। अब हम कहते हैं कि ये जो दोनों हमने सब सेट्स बनाए हैं इनका अगर हम यूनियन लें तो हमारे पास ये वाला ही जो सेट है यही आता है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी सीक्वेंसेस के ऊपर भी डिपेंड करती है, एग्जिस्ट करती है, कि जो सब सीक्वेंस आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है, अगर उसका आप एक सब सीक्वेंस लेते हैं तो अगर वो कन्वर्ज करता है, जो ओरिजिनल सीक्वेंस होगा वो भी कन्वर्ज करेगा। ठीक है, आप सबको ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद प्रोपोजिशन हमारे पास एवरी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हैज़ अ मोनोटोनिक सब सीक्वेंस। मोनोटोनिक के बारे में भी हम डिटेल से पढ़ चुके हुए हैं कि मोनोटोनिक का क्या मतलब होता है, जो सीक्वेंस उसमें इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। ठीक है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस मीन के इंक्रीजिंग में ये आपके पास हो जाएगा कि जो फर्स्ट सीक्वेंस है वो आपके पास फर्स्ट कर लेंगे, आपके पास 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर अप टू सो ऑन। इसी तरह से हमारे पास इंक्रीजिंग में हमारे पास जा रहे हैं, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। और डिक्रीजिंग में क्या हो जाएगा कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो आपके पास बड़ी वैल्यू है। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू जो आपके पास है वो फर्स्ट कर ले 2 है, फिर आपके पास उससे छोटी वैल्यू ये थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जैसे कि 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1। इस तरह से जो होगा उसको आप क्या कहेंगे कि ये आपके पास सीक्वेंस आपके पास क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो आई होप इस पॉइंट की भी आपको समझ आ गई होगी कि एवरी सीक्वेंस ऑफ अ रियल नंबर हैज़ अ मोनोटोनिक सब सीक्वेंस, यानी कि जितने भी सीक्वेंस होते हैं रियल नंबर के उनमें मोनोटोनिक सब सीक्वेंस होता है, मीन्स के वो इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग होता है। बाकी इसमें ये चीज़ें लिखी जो मैंने अभी आपको बता दी हैं कि जो इंक्रीजिंग होगा उसमें क्या आपके पास आएंगे ग्रेटर देन साइन आएगा, जो डिक्रीजिंग होगा उसमें आपके पास क्या आएगा, लेस देन आएगा। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे देखें, ये आपके पास सारे फर्स्ट वाली जो टर्म है वो आपकी ग्रेटर देन वाली सबसे बड़ी टर्म है, फिर उससे आपके पास छोटी टर्म आ रही है, फिर इसी तरह से ये डिक्रीज़ होती जा रही हैं। ठीक है, डिक्रीज़ होती जा रही है तो मीन्स के डिक्रीजिंग होगा। इसी तरह से अगर आपके पास इंक्रीजिंग में होगा तो फर्स्ट जो एलिमेंट है वो नेक्स्ट से बड़ा
एलिमेंट आपके पास आता जाएगा। फर्स्ट जो एलिमेंट है वो सबसे छोटा होगा, यानी कि अगर 1 है तो फिर 1 इज़ लेस दैन 2, 2 इज़ लेस दैन 3 एंड अप टू सो ऑन। जो आपके पास क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगा। और इसी को अगर हम उलट कर लें, यानी कि 3 कर लें, फिर 2 कर लें, फिर 1 कर लें, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे इसकी चीज़ें हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी, हमारे पास एक थ्योरम है। थ्योरम है कि आर इज़ अ कंप्लीट मेट्रिक स्पेस, यानी कि हमारे पास जो रियल नंबर है वो एक कंप्लीट मेट्रिक स्पेस है। एवरी कोशी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर कन्वर्जेस। ये अभी भी हमने देखा है पीछे भी कि जो आर है हमारे पास क्या कंप्लीट मेट्रिक स्पेस है। तो आगे इसका प्रूफ भी है छोटा सा, इसको भी हम देख लेते हैं कि लेट एक्स एन बी आ कोशी सीक्वेंस, यानी कि एक्स है हमारे पास क्या कोशी सीक्वेंस है। हमारे पास रिमार्क ए क्या था कि हमारे पास वो क्या होंगे, बाउंडेड होंगे। रिमार्क ए कहते हैं कि एक्स एन इज बाउंडेड। नाउ इफ द कोशी सीक्वेंस इज बाउंडेड देन द सब सीक्वेंस इज आल्सो बाउंडेड। हमने अभी देखा है कि जो सीक्वेंस जो हमारे पास सीक्वेंस के ऊपर जो कंडीशन होल्ड कर रही होगी वही उसके सब सीक्वेंस के ऊपर भी कंडीशन होल्ड करेगी। तो अगर कॉशी सीक्वेंस जो है वो हमारे पास बाउंडेड है तो उसका जो सब सीक्वेंस होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, बाउंडेड होगा। एवरी सब सीक्वेंस ऑफ एक्स एन इज बाउंडेड, आल्सो एक्स एन हैज अ मोनोटोनिक सब सीक्वेंस। हमने देखा था कि जो भी सीक्वेंस हम रियल नंबर में से लेंगे उसके जो सब सीक्वेंस होंगे वो मोनोटोनिक होंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। एक्स एन हैज अ मोनोटोनिक सब सीक्वेंस, नो एक्स एन इज मोनोटोनिक एज वेल एज बाउंडेड, यानी कि जो गिवन फंक्शन दिया हुआ है एक्स एन हमने यहाँ पे कॉशी सीक्वेंस लिया था वो मोनोटोनिक भी है और बाउंडेड भी है। उसके बाद मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम है। इफ अ सीक्वेंस एक्स एन इज मोनोटोनिक एंड बाउंडेड दिस इम्प्लाइज दैट इट इज कन्वर्जेंट, यानी कि अगर आपके पास एक सीक्वेंस दिया हुआ है वो मोनोटोनिक भी है और बाउंडेड भी है तो उसको हम कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट भी है। बस ये स्टेटमेंट आपने याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास मॉड्यूल नंबर 32 है, इसमें भी एग्जांपल ही करनी है। अभी हमने जस्ट आर स्पेस की बात की है तो अब हम बात करेंगे आर एन स्पेस की। ठीक है, यूक्लिडियन स्पेस की बात करेंगे कि द यूक्लिडियन स्पेस आर एन इज कंप्लीट, यानी कि अगर आर हमारे पास कंप्लीट है तो वो R2 हो, R3 हो, RN हो, जो भी हो वो भी कंप्लीट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आर एन की बात हो रही है तो यहाँ पे हमने लेट कर लिया कि हमारे पास जो x इज इक्वल टू A1 A2 अप टू सो ऑन AN टर्म्स तक एंड y B1 B2 अप टू BN टर्म्स तक है। इसके ऊपर सबसे पहले डिस्टेंस फंक्शन लगाया गया है। ये बस इसका प्रूफ ही है, बस आपने इसको याद रख लेना है कि आपका जो आर एन होता है वो भी आपके पास क्या होगा, एक कंप्लीट स्पेस होगी। बस इसमें और कुछ भी नहीं है करने वाला। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जी कंप्लीट जो हमारे पास मेट्रिक स्पेस है वो क्या है, कम्प्लेक्स नंबर को अगर हम देखें तो उसमें भी अगर हमारे पास 2 एलिमेंट्स दिए हुए हों A to B तो उसको भी हम क्या कहेंगे कि वो हमारे पास कंप्लीट मेट्रिक स्पेस है। बस इसमें से और जो है वो करने वाला नहीं है। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 34 है, इसमें आपने एल इन्फिनिटी को बताना है कि ये मेट्रिक स्पेस है। तो द फंक्शन स्पेस एल इन्फिनिटी इज़ कम्प्लीट हियर ए बी इज़ एनी क्लोज्ड इंटरवल ऑन आर। यहाँ पे बस इसका नीचे प्रूफ है, बस आपने इतना याद रख लेना है कि ये भी आपके पास कंप्लीट मेट्रिक स्पेस जो है वो बनाती है। अगर आपके पास जो टर्म है वो एल इन्फिनिटी टर्म तक भी हो जाए तो उसको भी हम कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, कंप्लीट मेट्रिक स्पेस है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जी मॉड्यूल नंबर 35, इसमें हमारे पास एग्जांपल हैं कंप्लीशन ऑफ अ मेट्रिक स्पेस की। वही टॉपिक हमारे पास चल रहा है। 2 चीज़ें हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे कि एक हमारे पास स्पेस क्यू है, उसके बाद यानी कि रैशनल नंबर को हम देखेंगे कि ये हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे पास कंप्लीट मेट्रिक स्पेस। अभी हमने देखा है कि जो हमारे पास रियल नंबर और कम्प्लेक्स नंबर है वो हमारे पास क्या कंप्लीट मेट्रिक स्पेस हैं, लेकिन कुछ स्पेसेस ऐसी भी होती हैं जो कि कंप्लीट मेट्रिक स्पेस नहीं है। तो उन मेट्रिक स्पेस के ऊपर क्योंकि हम फंक्शन एनालिसिस पढ़ रहे हैं, हमने रियल एनालिसिस भी पढ़ा है कि जो चीज़ नहीं होती है उसको हम सपोज करके हम उसको वो प्रूव कर देते हैं। तो ये चीज़ है कि अगर हमारे पास कुछ ऐसे 20 स्पेसेस हैं जो कि मेट्रिक स्पेस नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं उनके ऊपर कुछ ऐसी कंडीशंस अप्लाई कर देते हैं कि वो मेट्रिक स्पेस बन जाती हैं। जैसे कि स्पेस क्यू है, ये हमारे पास मेट्रिक स्पेस नहीं बनाती। ठीक है, स्पेस ऑफ अ पॉलिनोमियल है, आइसोमॉर्फिक मैपिंग स्पेस है, ये हमारे पास मेट्रिक स्पेस नहीं है क्योंकि मेट्रिक प्रूव करने के लिए जो हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनमें से कोई एक प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई नहीं करेंगी। दैट्स वाई हम इनको कहते हैं कि ये कंप्लीट मेट्रिक स्पेस नहीं है। जैसे कि हमने प्रूफ किया कि हमारे पास एल इन्फिनिटी कंप्लीट मेट्रिक स्पेस है, तो सबसे पहले हमारे पास आती है डेफिनेशन आइसोमॉर्फिक मैपिंग की। उसकी डेफिनेशन क्या है आपने अच्छे तरीके से करनी है। लेट किया कि हमारे पास 2 फंक्शन है, एक x है, x इज इक्वल टू एक्स एंड डी, और x टिल्डा इज इक्वल टू एक्स टिल्डा एंड डी बी द मेट्रिक स्पेस। यानी कि 2 स्पेस यहाँ पे इसने लिए हैं, 2 यहाँ पे फंक्शन इसने लिए हैं, यानी कि उनके ऊपर हम मैपिंग कर रहे हैं। अब मैपिंग टी एक्स टू एक्स टिल्डा इज सेड टू बी आइसोमॉर्फिक आर आइसोमेट्री इफ टी प्रिजर्व डिस्टेंस। यानी कि आपके पास 2 फंक्शन है, एक आपके पास x है और दूसरा आपके पास इसने कहा है कि वो आपके पास क्या है, एक्स टिल्डा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट है और इसमें भी कुछ आपके पास एलिमेंट है।
कहते हैं कि इसको हम कब कहेंगे कि ये आइसोमेट्रिक है या आइसोमेट्रिक है, कि जब ट्री प्रिजर्व डिस्टेंस, यानी कि अगर एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के ऊपर मैप हम करवा रहे हैं तो ये जो दरमियान में ये जो चीज़ आपके पास आएगी ये इसका डिस्टेंस होगा। तो ज़ाहिर बात है जब हम मैपिंग करवा रहे हैं तो फिर यहाँ पे डिस्टेंस भी इंक्लूड होगा, तो इसी वजह से हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है जी आइसोमॉर्फिक। Preserved distance mean after applying the mapping the distance is preserved for all x y belong to x, यानी कि डिस्टेंस प्रिजर्व करने का क्या मतलब है कि जब हम मैपिंग अप्लाई कर लेंगे तो उसका कोई ना कोई डिस्टेंस भी निकलेगा। तो डिस्टेंस निकलेगा तो उसके लिए यहाँ पे जो है वो फार्मूला हमने लगा दिया है कि डी टेल्डा टी एक्स टी वाई इज इक्वल टू डी एक्स एंड वाई, यानी कि जो डी टेल्डा वाली साइड पे आपके पास डिस्टेंस आ रहा है उसको आपने टी एक्स टी वाई से रिप्रेजेंट किया इज इक्वल टू डी एक्स वाई, यानी कि जो आपके पास ओरिजिनल फंक्शन जो है वो आपके पास होगा। उसके बाद आप आती है जी आइसोमेट्रिक स्पेसेस क्या है। The space x is said to be isometric with space x tilde if there exists a bijective isometry of x on to x bar, यानी कि यहाँ पे बाइजेक्टिव मैपिंग जो है वो एग्जिस्ट करेगी तो देन हम कहेंगे कि इसको हम कहते हैं x on to x bar x tilde, x and x tilde are then called the isometric space, यानी कि यहाँ पे अगर बाइजेक्टिव आइसोमेट्री आ जाती है, बाइजेक्टिव मैपिंग आ जाती है या ऑन टू मैपिंग आ जाती है तो हम इसको क्या कहेंगे, आइसोमेट्रिक स्पेस कहेंगे। उसके बाद कंप्लीशन का थ्योरम है, फॉर मेट्रिक स्पेस x इज इक्वल टू एक्स डी देयर एग्जिस्ट द कंप्लीट मेट्रिक स्पेस x हैट इज इक्वल टू x एंड d विच हैज अ सबस्पेस w दैट इज आइसोमेट्रिक विद x एंड इज डेंस इन x टिल्डा x हैट, यानी कि ये इसका थ्योरम है, कंप्लीशन थ्योरम है। पूरी हमने आइसोमेट्रिक स्पेस और आइसोमेट्री हमने डेफिनेशंस दोनों की पढ़ी हैं। अब सिंपल क्या है कि पूरी जो स्पेस जब बन जाएगी तो उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, वो हमारे पास x हैट की फॉर्म में आ जाएंगी। दिस स्पेस x हैट इज अ यूनिक एक्सेप्ट फॉर द आइसोमेट्रिक्स that is if x tilde is any complete metric space having the dense subspace w tilde isometric with x and then x tilde and x hat are the isometric, यानी कि जो नई हमारे पास एक स्पेस बन रही है x hat की, ये और जो एक्स टिल्डा हमने पीछे जब हमने आइसोमेट्रिक की डेफिनेशन पढ़ी है तो वो दोनों भी जो है वो हमारे पास क्या होंगे, आइसोमेट्रिक स्पेसेस होंगी। उसके बाद हमारे पास न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है वेक्टर स्पेस का, ठीक है। इसकी हमने बस सिंपल सी करनी है, यहाँ पे रिवीजन करनी है वेक्टर स्पेस की कि वेक्टर स्पेस क्या है और इसके ऊपर कौन कौन से जो एडिशन या सब्सट्रैक्शन या कौन कौन से मेथड्स हैं जो हम अप्लाई इसके ऊपर करेंगे। वेक्टर स्पेस की सबसे पहले डेफिनेशन हम देख लेते हैं। द वेक्टर स्पेस आर द लीनियर स्पेस ओवर द फील्ड के इज अ नॉन एम्प्टी सेट x of the element x y up to so on called the vectors together with the true algebraic operation, यानी कि इनके ऊपर जब कोई भी algebraic operation कर देते हैं तो हमारे पास ये एक वेक्टर स्पेस बनती है। वैसे तो जिस तरह से हमें जो ग्रुप प्रूव करने के लिए ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाना होता है किसी भी ग्रुप को, अगर अभी आपने मेट्रिक स्पेस को देखा, किसी भी स्पेस को मेट्रिक स्पेस प्रूव करवाने के लिए, किसी भी फंक्शन को मेट्रिक स्पेस प्रूव करवाने के लिए हमें मेट्रिक स्पेस की 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना होता है। इसी तरह से वेक्टर स्पेस में किसी भी सिस्टम को या किसी भी वेक्टर को वेक्टर स्पेस प्रूव करवाने के लिए उसकी भी हमारे पास कंडीशंस होती हैं, कम्यूटेटिव एंड एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव इनवर्स ये प्रॉपर्टीज होती है, इनको सेटिस्फाई करवाते हैं तो देन हम उसको प्रूव कर देते हैं कि ये हमारे पास क्या वेक्टर स्पेस है। दीज ऑपरेशन आर कॉल्ड द वेक्टर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर बाय स्केलर दैट इज बाय एलिमेंट ऑफ के। यहाँ पे जो स्केलर इसने लिया वो के लिया हुआ है, यानी कि हम मल्टीप्लाई या ऐड करते हैं डिफरेंट स्केलर्स को बाय यूजिंग कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ को हम लगाते हैं और प्रूव कर देते हैं कि ये हमारे पास वेक्टर स्पेस है या नहीं है। Vector addition associate with the every order pair x y of a vector f of vectors a vector x plus y, यानी कि x और y दो वेक्टर्स होते हैं, उन दोनों को जब ऐड करके हम लिख देते हैं तो वो हमारे पास एक वेक्टर बन जाता है। इन सच अ वे द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज हो, यानी कि वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। जो वेक्टर एडिशन है वो कम्यूटेटिव भी होता है एंड एसोसिएटिव भी होता है। कम्यूटेटिव मीन के a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए या x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स हो जाएगा, और एसोसिएटिव में जो है वो हमारे पास इसकी तीन जो प्रॉपर्टीज़ हैं तीन जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास आ जाते हैं, a प्लस बी a इंटू बी प्लस सी या फिर इक्वल टू बी प्लस सी प्लस ए। देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर जीरो कॉल्ड द जीरो वेक्टर फॉर एवरी वेक्टर x देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर माइनस x, यानी कि हर एक वेक्टर का जो इन्वर्स है वो भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा। एडिटिव जो आइडेंटिटी होती है वो आपके पास एडिटिव जो एलिमेंट है वो आपके पास ज़ीरो होता है, और
जो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव में आ जाता है वो उसका इन्वर्स होता है, यानी कि उसका उलट होता है, किसी भी वन होता है, ठीक है। उसको किसी भी एलिमेंट के साथ आप मल्टीप्लाई करो तो वही एलिमेंट है, तो उसको हम मल्टीप्लिकेशन के लिए जो है वो उसको यूज़ करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी उसको कहते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी 0 एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास 1 होती है। मल्टीप्लिकेशन बाय द स्केलर एसोसिएट विद द एवरी वेक्टर एक्स एंड द स्केलर अल्फा वेक्टर अल्फा एक्स आल्सो रिटन एज एक्स अल्फा कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड अल्फा, यानी कि दो मल्टीप्लाई करने से, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से जो है वो हमारे पास उसको हम 1 को 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें या 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास सेम आंसर रहेगा, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आ जाती थी वेक्टर स्पेस की एग्जांपल्स हैं स्पेस आर एन में, सी एन में और कंप्लीट स्पेस में। ये जो सी इंटू ए बी क्लोज इंटरवल में आपके पास ये दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये कंप्लीट स्पेस है, ठीक है। और जो ओनली सी एन है मीन्स कि वो कम्प्लेक्स नंबर के लिए यूज़ हो रहा है। जो आर एन है वो रियल नंबर इन आर एन टर्म्स तक, और एल स्केयर जो है वो आपके पास स्पेस में एल इन्फिनिटी जो अभी हमने पीछे प्रूव किया था उसके लिए यूज़ होगा। स्पेस आर एन में यहाँ पे इसने दो एलिमेंट्स ले लिए हैं, यानी कि दो वेक्टर्स लिए हैं एक्स और वाई। एक्स में इसने एक्साई 1 से एक्साई एन तक के एलिमेंट्स रखे हैं, और ईटा 1 से ईटा एन जो एलिमेंट्स हैं वो इसने वाई में रखे हैं। सिंपल दोनों को जो है वो इसने ऐड कर दिया, दोनों को ऐड करने से हमारे पास एक नया एलिमेंट। इसी तरह से स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि कोई भी एक स्केलर जहाँ भी हम लेट कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे इसने अल्फा रखा है तो अल्फा को एक्साई 1 एक्साई 2 अप टू सोन एक्साई एन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से सी एन स्पेस में चले जाएँ तो सी एन में भी सेम इसी तरीके से होता है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आती है। उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज सेम एज एन आर एन, यानी कि सेम इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे एक्स प्लस वाई को ऐड किया है स्पेस आर एन में, इसी तरह से हम सी एन में भी एक्स और वाई दोनों को ऐड कर सकते हैं और इसी तरह से किसी स्केलर को इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। उसके बाद स्पेस ए बी, यानी कि कंप्लीट जो स्पेस ए बी दी हुई है, लेट एक्स बिलोंग टू सी ए बी एंड वाई बिलोंग टू दिस, और सेम इसी तरीके से हम फंक्शन जो है वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि वेयर एक्स एंड वाई द फंक्शन एंड ऑपरेटिंग ऑन टी, तो टी इनके ऊपर एक ऑपरेटर अगर अप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू टी एक्स टी प्लस वाई टी, इस तरह से हम लिख सकते हैं। और मल्टीप्लिकेशन में सिंपल टी को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं। इसी तरह से एल स्क्वायर में अगर हम चले जाएं तो मीन्स कि जो एक्स होगा वो बिलोंग करेगा एल स्क्वायर से, एक्स इज इक्वल टू ईटा 1 ईटा 2 अप टू ईटा एन टर्म्स तक, और इसी तरह से वाई की टर्म्स भी आ जाएंगी, एक्स और वाई दोनों को ऐड कर देंगे और इसी तरह से इनको स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन द स्पेस एल स्क्वायर इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड आर और सी, यानी कि ये दोनों स्पेसेस के ऊपर जो है वो हम सेम इसी तरीके से अप्लाई करते हैं। उसके बाद वेक्टर स्पेस की में आ जाती है आपके पास सब स्पेस की डेफिनेशन और बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। सब स्पेस की डेफिनेशन हमारे पास क्या है, जैसे हमने सब सेट पढ़ा है, ठीक है, इसी तरह से सब सीक्वेंस हमने पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास क्या आ जाती है, सब स्पेस आ जाती है। Subspace of a vector space X is a non-empty subset Y of X such that addition and scalar multiplication are closed in Y, यानी कि जो हमारे पास सब स्पेस है वेक्टर X की वो क्या होगी, नॉन एम्प्टी होगी, मीन कि उसमें कोई ना कोई एलिमेंट लाजमी होगा। Y of X such that addition and scalar multiplication are closed in Y, यानी कि जो भी हम सब स्पेस ले रहे होंगे, जैसे मैंने आगे आपको बताया था जब हम सेट लेते हैं तो उसके सब सेट्स हम बनाते हैं, तो जो भी आंसर हमारे पास आता है वो सेट के अंदर से आता है। हमने सीक्वेंस की बात की तो जो सब सीक्वेंस के ऊपर हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे होते हैं या जो सब सीक्वेंस होता है वही हमारे पास ओरिजिनल वेक्टर के ऊपर भी अप्लाई होता है। यहाँ पे भी सेम यही चीज़ है कि अगर हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन उस सब स्पेस के अंदर करते हैं, किसी भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और क्लोज्ड इन वाई का मतलब ये है कि जो आप सब सेट आपने लिया वो होगा, जो अपने सब स्पेस ली भी होगी उसी में से जो है वो उसका आंसर बनेगा। हिंस टी इज इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस टू अलजेब्रिक ऑपरेशन बीइंग दोज इंड्यूस्ड फ्रॉम एक्स, और दोनों जो ऑपरेशन है वो एक्स में से लिए जाएंगे। टू टाइप ऑफ सबस्पेसेस होती है, एक इम्प्रॉपर सबस्पेस होती है और एक प्रॉपर सबस्पेस होती है। इम्प्रॉपर सबस्पेस क्या है, इफ द स्पैन ऑफ द सबस्पेस इज इक्वल टू दैट वेक्टर स्पेस, तो उसको आप क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर कहेंगे। और प्रॉपर सबस्पेस क्या है, इफ द स्पैन ऑफ द सबस्पेस इज नॉट इक्वल टू दैट वेक्टर स्पेस, तो उसको आप क्या कहेंगे, प्रॉपर सबस्पेस कहेंगे। यानी कि वो जो आंसर उसका आ रहा है, जो आपके पास आंसर आ रहा है वो उसी वेक्टर के इक्वल नहीं आता, तो देन हम उसको प्रॉपर सबस्पेस कहते हैं, और अगर आ जाता है तो हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर। फिर हमारे पास आ जाता है जी लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन मीन के कुछ आपके पास वेक्टर्स होते हैं और उनको जब आप स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई करके उनको एक सीरीज की फॉर्म में लिख देते हैं, दरम्यान में एडिशन का साइन लगा के, तो वो आपके पास क्या बन जाता है, एक लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाता है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर x1 से xn ऑफ अ वेक्टर स्पेस x इन एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a1 x1 प्लस अप टू सोन am xm वेयर a1 से an टर्म सारे आपके पास क्या स्केलर है।
अच्छा, आपके माइंड में होगा कि स्पैन क्या होता है, इसी वजह से मैंने नहीं था यहाँ पे बताया, क्योंकि आगे हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। फॉर एनी नॉन एम्प्टी सबसेट एम, यानी कि एम सबसेट एक्स का, द सेट ऑफ आर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर एम इज कॉल्ड द स्पैन ऑफ एम। यानी कि तमाम जो एलिमेंट्स है वो उसी एक्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। जब सब सेट हम बना रहे हैं तो मीन्स कि उसके ऊपर कोई भी एलिमेंट हम अप्लाई कर रहे हूँ वो उसी सेट में से आएगा। और कहते हैं कि कोई भी नॉन एम्प्टी जब सब सेट आपका होगा, एम इज सब सेट ऑफ एक्स द सेट ऑफ आर लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी कि जितने भी आपके पास उसके लीनियर कॉम्बिनेशन बनते हैं उन सब जब आप एक सेट बना लेते हो तो उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप कहते हो कि स्पैन ऑफ एम, यानी कि वो आपके पास क्या होता है, स्पैन होता है। रिटर्न एज इसको किस तरह से लिखा जाता है, स्पैन एम लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लीनियर इंडिपेंडेंट एंड लीनियर डिपेंडेंट। कुछ टर्म्स जो हैं वो हमारे पास डिपेंडेंट होती हैं और कुछ इंडिपेंडेंट होती है। डिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें आपके पास क्या है, आपके पास लिखा हुआ है 2x + 3 इज इक्वल टू आपके पास y लिखा हुआ है, ठीक है। इट्स मीन कि ये जो आपके पास अब y है ना, ये इस x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है। डिपेंड कैसे कर रहे हैं, हम यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू पुट करके यहाँ पे हम y की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ये हमारे पास होता है डिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास x हमने कहा था कि x हमारे पास क्या है, x हमने कहा है कि x इक्वल टू हमारे पास 1 है, तो ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसके लिए कोई साथ में दूसरा वेक्टर या कोई भी दूसरा एलिमेंट मौजूद नहीं है कि उसको यूज़ करके हमने इसकी, हमें ये वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी तो हम इसको कहेंगे कि हमारे पास क्या इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये वैसे मैं आपको बेसिक कंसेप्ट दे रही हूँ, वेक्टर का बाद में बताती हूँ, ठीक है। ये हो गया इंडिपेंडेंट, ठीक है, इक्वेशंस के लिए। अब हमने अगर हमारे पास आ जाते हैं दो वेक्टर्स, फर्स्ट करें हम एक वेक्टर लेते हैं 2, 3 एंड 6 ले लेते हैं, ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास वेक्टर है वो हम ले लेते हैं बल्कि 2 नहीं, यहाँ में हम 1 रख लेते हैं। दूसरा जो हमारे पास वेक्टर है वो हम ले लेते हैं 3, 9 एंड 2। अब ये जो वेक्टर है इसको हमने कहा है ये v1 है एंड ये जो वेक्टर है इसको हम v2 रख लेते हैं। अब वेक्टर डिपेंडेंट और वेक्टर इंडिपेंडेंट होने का क्या मतलब है कि अगर जो आपके पास एक वेक्टर है वो किसी एक स्केलर को उसके साथ मल्टीप्लाई करने से जो दूसरा वेक्टर है वो बन रहा हो तो उसको हम कहते हैं कि ये डिपेंडेंट है, यानी कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर कोई वेक्टर दूसरे स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करने से वो वेक्टर ना बना रहा हो तो उसको हम कहते हैं कि ये इनडिपेंडेंट है। डिपेंड करने का मतलब है इनसार करना, तो और जो वेक्टर दूसरे किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करने से दूसरा वेक्टर बन रहा हो तो वो होगा डिपेंडेंट। जैसे कि इसको देखें, v1 एंड v2 दो मैंने यहाँ पे वेक्टर्स लिए हुए हैं, तो हमारा जो v1 है उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ, ठीक है, जो हमारा v1 है, ये जो v1 है इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ तो हमारे पास क्या बन रहा है, ये देखें यहाँ पे, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ तो 3 1 जार 3 हो जाएगा, 3 3 जार 9 हो जाएगा एंड सॉरी यहाँ पे अगर हम 6 और यहाँ पे 2 करें तो 3 2 ज़रा हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये देखें ये 3 9 और 6 और ये मैंने दूसरा जो वेक्टर लिया था वो 3 9 और 6 का ही लिया था। तो ये जो दोनों वेक्टर्स हैं ये क्या बन रहे हैं, सेम वेक्टर बन रहे हैं। तो इट्स मीन कि जो आपका v1 है वो डिपेंड कर रहा है v2 के ऊपर, ठीक है। तो इसको आप कहेंगे कि ये आपके पास क्या है, डिपेंडेंट है। अगर कोई ऐसे वेक्टर्स हों जो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन से दूसरा वेक्टर ना बना रहे हों तो उसको हम लीनियरली इंडिपेंडेंट कहते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन की इसकी आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद आज बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस, इसकी डेफिनेशन आपने देख लेनी है कि एज अ स्पैन ऑफ एम इज आल्सो सब स्पेस। जैसे कि हमने कहा है कि जो हमारे पास स्पैन होता है एम का वो भी सब स्पेस होता है। इफ द सब स्पेस यानी कि कलेक्शन ऑफ द वेक्टर इज इम्प्रॉपर सब स्पेस, इम्प्रॉपर होने का क्या मतलब है, मीन्स द स्पैन ऑफ एम इज equal to that vector space and linearly independent, then the particular subspace is a basis of a vector space। यानी कि फिर वो क्या होगी, उसको फिर हम क्या कहेंगे, उसको basis of vector space कहेंगे। So for the basis the subspace have two improper subspace and linear independent, यानी कि basis of vector होने के लिए एक subspace को एक तो improper subspace होना पड़ेगा और दूसरा वो linearly independent भी होना पड़ेगा। उसके बाद वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन है, द स्पेस ऑफ एलिमेंट इन अ सब स्पेस ऑफ अ बेस इज कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ दैट वेक्टर। सॉरी, डायमेंशन की डेफिनेशन है कि द नंबर ऑफ द एलिमेंट इन अ सब स्पेस ऑफ अ बेस इज कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ। जैसे कि हमारे पास मैट्रिक की डायमेंशन होती है, हम कहते हैं कि मैट्रिक हमारे पास क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, 2/3 का है, 2/3 का ऑर्डर है। इसी तरह से अगर हमारे पास एक स्पेस दी हुई है, एक बेस दी हुई है हमारे पास, हम उसको कहते हैं 1 2 3 3 एलिमेंट हैं, तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो हमारे पास क्या होगी, 3 होगी, ठीक है।
ये डेफिनेशन है आपके पास इसकी डायमेंशन की। द नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द सब स्पेस ऑफ अ बेस इज कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ दैट वेक्टर स्पेस। डायमेंशन फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस होती है और इनफाइनाइट। फाइनाइट मीन के कुछ एलिमेंट्स होंगे, यानी कि हमें पता होगा कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, और इनफाइनाइट का क्या होगा कि वो एन टर्म्स तक जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपके पास है एलिमेंट ऑफ द बेसिस ऑफ आर एन आर ई1 ई2 अप टू सोन ई एन टर्म्स तक, ठीक है। E1 जो है वो आपके पास वैसे होता है 1 एंड 0, E2 आपके पास 0 एंड 1, E3 0 1 0 1 एंड 0, इसी तरह से आप टू सो ऑन जो चलते रहते हैं। मतलब कि इधर जैसे कि हमारे पास है ना E1, इसकी अगर हमने स्पेस बनानी है तो हमारे पास होगी 1 और 0। अगर हमारे पास E2 है तो वो हमारे पास होगा 0 और 1। अगर हमारे पास E3 है तो वो हमारे पास हो जाएगा 0 0 एंड 1। इसी तरह से अगर हमारे पास E4 है तो आप टू सोन वो पहले 3 0 आएंगे, फिर आगे 1 आ जाएगा, फिर इसी तरह से ये जो है वो टर्म्स चलती जाती हैं। और एंड में जब होगा तो फिर वो एन टर्म्स तक जाएंगी। सम टाइम इट इज़ कॉल्ड द कैनोनिकल बेसिस ऑफ आर एन बेस आर एन, ठीक है। इसकी तरह अगर हमारे पास एक कंप्लीट स्पेस हमें दी हुई हो तो इनफाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस, बिकॉज देयर इज नो फाइनाइट सेट विच कैन स्पैन द सेट ऑफ फंक्शन। और L2 देयर आर द स्पेसेस, इट इज आल्सो द इनफाइनाइट वेक्टर स्पेस। बस ये आपने याद रखनी है कि ये फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है। एवरी नॉन एम्प्टी वेक्टर स्पेस x नॉट इज इक्वल टू 0 हैज अ बेस। बस ये इसका रिजल्ट है। थ्योरम है, लेट x बी एन n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस देन एनी प्रॉपर सबस्पेस y ऑफ x एज अ डायमेंशन लेस देन n। बस इसको आपने याद रख लेना और इसमें कोई चीज़ करने वाली नहीं है। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 40 आपके पास ये नॉर्म है, और नॉर्म स्पेस एंड बंच स्पेस है। नॉर्म की डेफिनेशन है, नॉर्म ऑन द रियल और द कम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस x इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन x हुज वैल्यू एट एन x बिलोंग टू x इज डिनोटेड बाय दिस। यानी कि डबल इसमें लाइंस में जो है वो डबल मोड में इसको हम लिखते हैं। ये आपके पास नॉर्म की डेफिनेशन है। नॉर्म इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज, यानी कि नॉर्म का मतलब क्या होता है, लेंथ। किसी भी एलिमेंट की आप लेंथ लेते हैं, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव और 0 बट नॉट नेगेटिव, यानी कि आपके पास हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है नॉर्म। इफ वी मल्टीप्लाई द लेंथ ऑफ द नॉर्म विद अल्फा एनी नंबर देन इट विल इंक्रीज द लेंथ ऑफ नॉर्म अल्फा टाइम। यानी कि कोई भी नंबर अगर हमारे पास हो, अगर फर्ज करें कि हमारे पास क्या हो, हमारे पास नॉर्म यानी कि 4 का हमने नॉर्म लिया किसी भी स्केलर के साथ, यानी कि 2 के साथ इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 4 हमारे पास क्या हो जाएगा 8। यानी कि ये इसके जो टाइम होगा या इसकी जो लेंथ होगी वो इसको क्या कर देगी, उतनी टाइम इंक्रीज कर देगी लेंथ को। अभी जिस तरह से ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, इफ x एंड y आर द टू वेक्टर देन देयर सम ऑफ द नॉर्म इज इक्वल टू द इंडिविजुअल सम ऑफ देयर नॉर्म। यानी कि अगर हमारे पास ये दो नंबर है x और y इस तरह से, और अगर हम इसको अलग अलग करके लिखें तो दोनों के इंडिविजुअल सम जो है वो हम इसको बना लेंगे। उसके बाद नॉर्म मेट्रिक क्या है, नॉर्म ऑन x डिफाइन अ मेट्रिक d ऑन x विच इज डिफाइंड बाय, इसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है। सिंपल जो हमारे पास फंक्शन होगा उसको हमने नॉर्म में लिख देना है, यानी कि डबल मोड्स में लिख देना है। एंड इज कॉल्ड द मेट्रिक इंड्यूस्ड बाय द नॉर्म एज दिस मेट्रिक डिपेंड ऑन द नॉर्म वी कॉल इट द मेट्रिक इंड्यूस्ड बाय द नॉर्म। ये जो छोटी छोटी लाइंस हैं ये आपके एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अपने अच्छे तरीके से करना है। द नॉर्म इज रियल वैल्यूड फंक्शन सो इट इज़ कंटिन्यूस फंक्शन, यानी कि एक रियल वैल्यू फंक्शन होता है, इसमें सारे रियल वैल्यूज होते हैं तो ये कंटिन्यूस भी होगा। कंटिन्यूस फंक्शन मीन इफ वी डिफाइन द नॉर्म ऑन एक्स देन इट विल गिव द वैल्यू ऑफ नॉर्म एक्स एज, यानी कि ये हमें इस तरह से इसकी वैल्यू देता है। अगर हमने एक्स का नॉर्म लेना है तो उसको हम डबल मोड में इस तरह से लिखते हैं। नॉर्म इज ऑलवेज अ कंटिन्यूस फंक्शन। नॉर्म स्पेस है, अ नॉर्म स्पेस एक्स इज अ वेक्टर स्पेस विद द नॉर्म डिफाइंड ऑन इट, यानी कि नॉर्म स्पेस क्या होती है, वेक्टर स्पेस होती है विद द नॉर्म डिफाइंड ऑन, यानी कि सिंपल हम जो है वो इसको इस तरह से पैरेंथेसिस में या ब्रैकेट्स में इस तरह से लिख देते हैं। बंच स्पेस क्या है, बंच स्पेस इज अ कंप्लीट नॉर्म स्पेस कंप्लीट इन द मेट्रिक डिफाइंड बाय द नॉर्म, यानी कि एक कंप्लीट जब नॉर्म स्पेस आपके पास बन जाती है तो उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप बेंच स्पेस कहते हैं। तो यहाँ तक आई होप सो कि आपको ये सारे मॉड्यूल समझ आ गए होंगे आज जो हमने डिस्कस किया। अगर कोई कन्फ्यूजन हो या फिर मैंने कुछ गलत बोला हो या फिर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।